जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी में जब भी कोई रिसर्च करता है, पीएचडी करता है, तो एक चीज का हमेशा कोरिलेशन देखने की कोशिश करता है, कॉज एंड इफेक्ट। क्या हुआ, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये एस्टेब्लिश करने का प्रयास करता है और यही रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है। जैसे इलेक्शंस के बारे में भी हम लोग विवेचना करते हैं या जो सेफोलॉजिस्ट विवेचना करते हैं, चाहे इलेक्शन के पहले करें या इलेक्शन के बाद करें, उसमें भी कॉज एंड इफेक्ट स्टडी करते हैं। क्या हुआ जिसकी वजह से एक सरकार बनी, क्या हुआ जिसकी वजह से दूसरी सरकार नहीं बनी। अच्छा, इससे आपको सीखने का मौका मिलता है, आपको निष्कर्ष निकालने का मौका मिलता है। हर राजनीतिक दलों को समीक्षा करके ये पता चलाने का मौका मिलता है कि क्या अगले ने अच्छा किया और क्या आपने गलत किया, जिसकी वजह से आप चुनाव हारे, या अगर आप जीते भी तो आप किस वजह से जीते और अगला आपका प्रतिद्वंदी किस वजह से हारा। ये कॉज एंड इफेक्ट्स हम लोग करते हैं। तो इसीलिए रिसर्च की जाती है, यही पता चलाने के लिए कि जो पुराने समय में आज तक जो कुछ हुआ है, उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये माना जाता है कि जब काले बादल होते हैं तो पानी बरसता है, ये कैसे निष्कर्ष निकाला गया होगा? ये निष्कर्ष ऐसे निकाला गया होगा कि एक व्यक्ति ने, किसी ने भी, रिसर्च स्कॉलर ने यह अध्ययन किया होगा, जब सफेद बादल होते हैं तो क्या होता है, नोट किया होगा। पानी बरसा कि नहीं बरसा, ज्यादा बरसा कम बरसा, भूरे बादल होते हैं, काले बादल होते हैं, घने बादल होते हैं, कैसी हवा होती है, कैसे बादल होते हैं और बारिश होती है। इसके बाद वो निष्कर्ष निकालता है और यही रिसर्च मेथोडोलॉजी में और पीएचडी में लोग करते हैं। अब देखा जाए कि आज की तारीख में एक निराशा का भाव तो देश के अंदर है। देश के अंदर दो प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो आज जो सरकार चल रही है, जिस प्रकार से चल रही है, जिन नीतियों पे चल रही है, जिस दिशा में चल रही है, उसके प्रशंसक हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके प्रशंसक नहीं हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है कि हालांकि 2024 में उनकी गति में अंकुश तो लगाया गया था, लेकिन पूरी तरह से उनके घोड़े को रोका नहीं गया था और वो सत्ता में आ गए थे। तो मानी बात है कि जो लोग उस सरकार के समर्थक हैं, वो उत्साह से भरे हुए हैं। उसके बाद वो हरियाणा का इलेक्शन जीते, महाराष्ट्र का वो इलेक्शन जीते जहां पे जीतने की कोई संभावना नहीं थी। भाई, महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी बहुत आगे थी। हरियाणा के अंदर जहां 5-5 सीटें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जून 2024 में जीते थे, वहां भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से जीती। दिल्ली के अंदर जहां कोई सोच नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी इस तरह से हारेगी, आम आदमी पार्टी भी हार गई, भारतीय जनता पार्टी वहां भी जीत गई। बिहार में जो आतो भूतो न भविष्य थी, आज तक कभी नहीं हुआ। उस बिहार के अंदर भी जहां की जनता के बारे में कहते हैं कि राजनीतिक रूप से बड़ी परिपक्व है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। और अब अगला पड़ाव भारतीय जनता पार्टी का वेस्ट बंगाल में है। हर बार जैसे जो सरकार के विरोधी थे कहते रहे, इस बार नहीं होगा, पहले हो गया लेकिन इस बार नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से व्यूह रचना शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पहुंच गए हैं। गोदी मीडिया ने कल से ही एक राग छेड़ दिया है कि घुसपैठिए बंगाल के अंदर हैं और घुसपैठिए बांग्लादेश अंदर वापस जा रहे हैं। मैंने एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुसलमान का। और ये गोदी मीडिया जिसको ज्यादातर लोग सुनते हैं, उस पर विश्वास भी करते हैं, शायद तभी वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, या ऑल्टरनेटिव मीडिया देखने का उनके पास विकल्प नहीं है, इसलिए माहौल बनाना शुरू हो गया है। तो ये जो घुसपैठिए हैं, ये जो रोहिंग्या हैं, जब महाराष्ट्र में इलेक्शन होता है तो महाराष्ट्र में आ जाते हैं, फिर जब हरियाणा में इलेक्शन होता है हरियाणा में जाते हैं, झारखंड में पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं, बिहार पहुंच जाते हैं, अब वो बंगाल पहुंच गए। अच्छा, जब ये बताने का प्रयास होता है गोदी मीडिया में और लोगों को कि भाई ये जो 50 किलोमीटर तक का बॉर्डर है, जो भी विदेशी बॉर्डर है, उसको बीएसएफ देखती है और स्टेट गवर्नमेंट का तो इसमें कोई रोल ही नहीं होता। और बल्कि ऐसे प्रदेश जो कि किसी भी विदेशी अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलते, वहां घुसपैठिए कैसे आ जाते हैं? भाई, अगर झारखंड में आ जाते हैं या दिल्ली में आ जाते हैं या हरियाणा में आ जाते हैं,
तो मानी बात है कि ये उन प्रदेशों से आते हैं जो सीमावर्ती इलाके हैं और जिसकी देखभाल करना बीएसएफ का काम है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट की कहां से कमी हो जाती है। लेकिन एक माहौल बनाया जाता है और माहौल बना के हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फैला के उसका फायदा उठाया जाता है और उसके बाद चुनाव आयोग, जो कि भारतीय जनता पार्टी का मित्र संगठन है, वो उसे जिताने के लिए बाकी व्यवस्था कर लेता है। बाकी प्रदेशों के अंदर जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वहां भी अगर 2-2, 3-3, 4-4 साल से चल रही स्कीम भी कोई ऐसी है, जिसमें किसी चीज का वितरण होता है, उसको रोक देता है। लेकिन बिहार के अंदर 10,000 हर महिला के बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है, 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है। उन्हें चुनाव आयोग द्वारा ये निर्देशित किया जाता है कि आप पोलिंग बूथ पे जाइए, महिलाओं को घर से निकालिए और उनसे वोट डलवाइए और वो महिलाएं जाके वहां जाके जो वोटर्स हैं उनको कन्विंस करती हैं कि अगर तुम्हें 10,000 रुपए चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को तुम्हें वोट देना होगा। ये आपने महाराष्ट्र में भी देखा, दिल्ली में भी देखा और अब बिहार के अंदर भी देखा। इसका मतलब एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई कि जहां पे जिसकी सरकार है, वो इलेक्शन के कुछ दिन पहले इस प्रकार से पैसा बांटेगी और इलेक्शन जीत जाएगी, तो अमीर लोगों को ही इलेक्शन लड़ने की संभावना होगी और गरीब लोग इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो मेरे ख्याल से अगली बार अगर गौतम अडानी जी और अंबानी जी एक मिल के एक ऐसी पार्टी बना लें और हर चुनाव क्षेत्र में 500-500, 1-1 हजार करोड़ रुपए दे दें और वहां पे चुनाव के पहले लोगों को पैसा बांट दे, किसी को मोटरसाइकिल दे दें, किसी को स्कूटर दे दें, किसी को सिलाई मशीन दे दें, किसी को साड़ी दे दें, जिस उनकी सुविधा अनुसार, तो ये राजनीतिक दलों की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद अंबानी अडानी साहब ही देश में प्रधानमंत्री बन जाएंगे और प्रधानमंत्री बन जाएंगे, फिर उन्हें 1,000 एकड़ जमीन 1 रुपए भी पे नहीं करना पड़ेगा, फिर जिसको चाहेंगे ले लेंगे, क्योंकि विधानसभा भी उन्हीं के पास होगी, लोकसभा भी उन्हीं के पास होगी, चुनाव आयोग भी उन्हीं का होगा, क्योंकि अब तो नियम बन ही गया है कि प्रधानमंत्री एक मंत्री मिलके चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे, उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जो ये निराशा की भावना उन लोगों में हो गई है जो इस प्रकार की सरकार को हटाना चाहते हैं और जो देश के अंदर हिंदू मुसलमान नैरेटिव से परेशान है और इसको देश के लिए खराब मानते हैं, उनको ये बात समझनी होगी कि अगर कॉज एंड इफेक्ट जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी उसका अध्ययन करें, तो इसी प्रकार से अगर आप हिटलर के इतिहास को देखेंगे, मुसोलिनी के इतिहास को देखेंगे, और इतना पुराने जाने की आवश्यकता भी नहीं है, अगर आप बांग्लादेश का इतिहास देखेंगे, वो बांग्लादेश जो आज से 50 साल पहले वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान का एक पाकिस्तान का समूह हुआ करता था और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग अत्याचार करते थे और उस अत्याचार से दुखी होकर जब उस जमाने के बड़े नेता बांग्लादेश के या ईस्ट पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान ने गुहार लगाई थी, तो इंदिरा गांधी ने उनकी मदद की थी और मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश की और भारत की सेनाओं की मदद से उन्होंने बांग्लादेश को आजाद करा दिया था और शेख मुजीबुर रहमान को वहां का राष्ट्रपिता माना गया। लेकिन उनकी भी हत्या कर दी गई थी, पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। केवल एक महिला उसमें बची थी, जो शेख हसीना, जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी और विदेश भाग के उस समय गई हुई थी, इसलिए उनकी जीवन बच गया था और वो बाद में देश की एक नेता बनी और उसके बाद देश की प्रधानमंत्री बनी। लेकिन आप देखिए, वो पिता शेख मुजीबुर रहमान जिसकी इतनी ज्यादा इज्जत थी और जिसको राष्ट्रपिता माना जाता था, वो शेख हसीना भी उसी गलत संगत में पड़ गई या गलत नीति में पड़ गई, जहां वो एक तानाशाह बनने की ललक उनके अंदर आ गई। उन्होंने भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट देने, पैसा कमाने की एक होड़, अपने ही लोगों को सरकारी नौकरियां और जगह जगह नियुक्त करने की होड़, वोट चोरी करके चुनाव जीतने की होड़, ये सब शेख हसीना ने शुरू कर दिया। आपको पता ही है, उन्होंने झारखंड के अंदर गोड्डा के अंदर एक पावर प्रोजेक्ट लगाया और हिंदुस्तान में पहली बार, जबकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए बनते हैं, भारत सरकार ने अडानी जी पे कृपा करके वहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन उस पावर प्रोजेक्ट को घोषित किया और सारी की सारी पावर जानी थी बांग्लादेश। तो सारा पॉल्यूशन हुआ झारखंड के अंदर, जंगल कटे झारखंड के अंदर, फायदा हुआ अडानी जी को। अडानी जी ने जावदे रेट पर उसको बांग्लादेश से समझौता किया और शेख हसीना और अडानी जी और भारत सरकार की मित्रता प्रगाढ़ हो गई।
अच्छा, उसके बाद जब उनपे इतना ज़्यादा उत्साह चढ़ा तो उन्होंने इलेक्शंस को रिग करना शुरू कर दिया, वोट चोरी करनी शुरू कर दी। जनता में ये उबाल, एक तो कि अपने लोगों को ही केवल नियुक्त करना, और वहाँ के लोगों का ये भी था कि भाई ये जो अडानी जी के प्रोजेक्ट से आप बिजली खरीद रहे हैं, ज़्यादा दाम पे खरीद रहे हैं, तो बांग्लादेश के लोगों को नुकसान हो रहा है और अडानी जी को फ़ायदा हो रहा है, वो एक। और फिर वोट चोरी। तो वहाँ विद्रोह पनपा और एक दिन लाखों लोग सड़कों पे उतरे और शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा। अच्छा, देश छोड़ के भागना पड़ा तो कोई विश्व का कोई देश उन्हें लेने को तैयार नहीं था। किसी देश ने उनको, जबकि जब वो प्रधानमंत्री थी तो सब उनके साथ अच्छा व्यवहार रखते थे। मानी बात है कि कोई भी देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होगा, उससे अच्छा व्यवहार तो आपको रखना ही होगा। लेकिन क्योंकि पुराने संबंध थे भारत के बांग्लादेश से, उन शेख हसीना को भारत के अंदर शरण दे दी गई। अच्छा, उस वजह से बांग्लादेश से हमारे संबंध भी खराब हो गए। और जो हमारा पाकिस्तान हमेशा से शत्रु देश रहा है और जिसका बांग्लादेश शत्रु देश था, वो भी आपस में मित्र हो गए। तो एक तरफ हम पाकिस्तान से गिर गए, चीन से गिर गए और दूसरी तरफ हम बांग्लादेश से गिर गए। क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो आज वहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट के या वहाँ की गवर्नमेंट के जो एडवाइजर हैं मेन, आज वो भारत शत्रु हो गए और चीन और पाकिस्तान के मित्र हो गए। अब वहाँ के एक ट्राइब्यूनल ने, एक कोर्ट ने यह निर्णय ले लिया कि शेख हसीना वहां पे मास मर्डर के लिए दोषी हैं और उन्होंने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है, इसलिए उन्हें फांसी की सजा दे दी। न केवल शेख हसीना को फांसी की सजा दे दी, बल्कि उनके तत्कालीन होम मिनिस्टर को भी फांसी की सजा दे दी। और ये सजा जब दी गई तो बांग्लादेश के अंदर बड़ा उपद्रव हुआ, बड़े बम फूटे, बड़े वो हुए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर हमारे देश के लिए बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है, शेख हसीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शेख हसीना को एक तरफ हम लोग कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे देश में घुसे चले आते हैं, और दूसरी तरफ हम उस महिला को, चाहे उसका पिता हमारे भारतवर्ष का मित्र रहा हो, लेकिन पिता से मित्रता का मतलब ये नहीं कि अगर उसका बेटा गलत संगत में पड़ जाए, गलत काम करने लगे, तो हम भी उससे मित्रता निभाएंगे। तो शेख हसीना से इस मित्रता का मतलब, और आज प्रश्रय देना, जबकि बांग्लादेश कोर्ट उन्हें मुजरिम घोषित कर चुका है और हत्या का अपराधी घोषित कर चुका है और उन्हें फांसी पे चढ़ाने की सजा दे चुका है। ऐसे समय में अगर हम उन्हें प्रश्रय देते हैं और उन्हें बांग्लादेश को नहीं सौंपते हैं, तो इसका मतलब ये जो भारत सरकार के अगेंस्ट काम करने वाले लोग हैं और भारत सरकार के खिलाफ इस प्रकार का काम करके राष्ट्रद्रोह करने का काम है, अगर दूसरा देश उन्हें प्रश्रय देगा, तो मेरे ख्याल से ना भारतवासियों को अच्छा लगेगा, ना भारत सरकार को अच्छा लगेगा। तो भारत सरकार को ये बड़ी सीरियसली अब सोचना होगा कि शेख हसीना जैसी, जिसे बांग्लादेश के कोर्ट ने मृत्यु दंड दिया है, उसको अपने देश में प्रश्रय देना और आश्रय देना क्या हमारे राष्ट्र हित में है, और क्या जस्ट बिकॉज उनका एक पावर प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से हमारे देश के राष्ट्रीय स्टेट को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, और अगर वो वहां अरेस्ट हुई और उन्होंने कोई बात उगल दी जिससे कि हमारे देश की सरकार, लेकिन जो लोग आज निराश हो रहे हैं उनको ये समझना चाहिए, जो इटली में हुआ था, जो जर्मनी में हुआ था, वही बांग्लादेश में हो रहा है। और केवल सब्र रखने की बात होती है, अपने सिद्धांतों से अडिग रहने की बात होती है। तानाशाह का बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं होता, लेकिन जब होता है तो दूसरे लोग निराश होते हैं। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अपने सिद्धांतों पे अडिग रह के महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों पे चल के देश को हमें महान बनाना है, और इसी प्रण के साथ अपने संयम को बरकरार रखते हुए और भारत माता की जय बोलते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।